जय श्री श्याम बच्चों, मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और एएनएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज अपनी क्लास में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है बेटा एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी की गर्भावस्था में कौन कौन सी जटिलताएं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो जटिलताएं पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि गर्भावस्था क्या होती है, प्रेगनेंसी होती क्या है। तो गर्भावस्था बेटा वह अवस्था होती है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो महिला के यूट्रस में बढ़ता है, वहां पे डेवलप विकसित होता है और लास्ट में क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। ड्यूरेशन क्या होती है प्रेगनेंसी की बेटा, गर्भावस्था की अवधि क्या होती है, 9 माह होती है। और अगर सप्ताह में अपन बात करें तो 40 वीक्स यानी 40 सप्ताह होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या अबनॉर्मलिटीज आती है गर्भावस्था के दौरान। एक गर्भवती स्त्री को कौन कौन सी जटिलताओं से गुजरना पड़ सकता है। जो सामान्य गर्भावस्था से हटके अगर कोई भी समस्या होती है तो उनको बोलते हैं बेटा एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैंने गर्भावस्था का पढ़ाया तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से गर्भावस्था की शुरुआत होती है, एम्ब्रियो भ्रूण से फिटस तक उसका विकास होता है बेटा, और गर्भ काल पूरा होने के बाद में, ड्यूरेशन प्रेगनेंसी की पूरी होने के बाद में प्रसव होता है, बेबी का बर्थ होता है, शिशु का जन्म होता है। अब पढ़ते हैं कि क्या क्या जटिलताएं आती गर्भावस्था के दौरान। पहली जटिलता होती है बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अस्थानिक गर्भावस्था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो आप ध्यान से सुने कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। जब फर्टिलाइज्ड ओवम, जब निषेचित अंडा यूट्रस के बाहर, स्पेशली कहाँ बेटा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर इम्प्लांट हो जाता है तो उससे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी जब निषेचित अंडा गर्भाशय के अलावा और स्पेशली कहाँ बेटा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, ऐसी गर्भावस्था को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक गर्भवती महिला में है तो उसमें क्या क्या हो सकता है बेटा। उसमें बहुत ही गंभीर पेट दर्द हो सकता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है उसके साथ, और शोल्डर टिप पेन हो सकता है उसके साथ। तो ये हो गए इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। दूसरा जो एबनॉर्मलिटी ऑफ प्रेगनेंसी वह है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, यानी अत्यधिक गर्भावधि उल्टी। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में बहुत अधिक उल्टी होती है। प्रेगनेंसी के कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी जो पहले 3 महीने होते हैं, जो पहली तिमाही होती है, उसके अंतर्गत बेटा 40% जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनमें बहुत अत्यधिक उल्टी होती है, ये आम बात है। लेकिन अगर जो नॉर्मल रेंज होती है वॉमिटिंग की, उससे ज़्यादा अगर उल्टियां स्त्री करे तो उसको बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, यानी अत्यधिक उल्टी होना गर्भावस्था के दौरान। और इससे क्या हो सकता है, अगर वॉमिट ज़्यादा करेगी गर्भवती महिला तो उससे हो सकता है बेटा उसकी बॉडी में पानी की कमी आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी लवणों की कमी आ जाए। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम एक गर्भावस्था की जटिलता है। तीसरी जो जटिलता अपन पढ़ेंगे गर्भावस्था की वो है बेटा एनीमियन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के में एनीमिया। एनीमिया यानी रक्त की कमी। एनीमिया भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अलग से भी पूरा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। और गर्भावस्था में एनीमिया का मतलब होता है बेटा HB हीमोग्लोबिन लेस देन 11 ग्राम पर DL ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम पर DL, ग्राम पर DL उसकी यूनिट है, से कम हो तो उसको एनीमिया इन प्रेगनेंसी बोल सकते हैं बेटा। अगर कोई स्त्री में रक्त की कमी है गर्भावस्था के दौरान तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके अंदर। उसके अंदर वीकनेस हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, प्रीटर्म बर्थ, समय से पूर्व जन्म हो सकता है बच्चे का, और हो सकता है लो बर्थ वेट, जन्म के समय शिशु का वजन सामान्य वजन कितना होता है बेटा, सामान्य वजन शिशु का होता है 2.5 किलो। कम से कम 2.5 किलो के बच्चे को सामान्य वजन बोल सकते हैं शिशु का। तो सामान्य वजन यानी 2.5 किलो से भी कम अगर वजन है शिशु का तो लो बर्थ वेट एनीमिया की वजह से हो सकता है। चौथा जो अबनॉर्मलिटी है प्रेगनेंसी के दौरान वो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप विकार। गर्भावस्था में हाई बीपी के कई रूप हो सकते हैं बेटा। तो पहला रूप जो गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर का अपन पढ़ेंगे, उच्च रक्तचाप का अपन पढ़ेंगे, वो है क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन ऐसा उच्च रक्तचाप जो प्रेगनेंसी से पहले से गर्भवती स्त्री में हो, यानी ये हाई बीपी उसको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, उसको वो पहले से ही हाई बीपी की पेशेंट हो सकती है, जो गर्भावस्था से पहले से ही मौजूद हो, 20 सप्ताह से पहले दिखाई दे। प्रेगनेंसी के 20 वीक से पहले पहले हाई बीपी का पता चल जाए, और प्रेगनेंसी से पहले यानी उसने जब कंसीव किया है उससे पहले ही वो है
उच्च रक्तचाप की पेशेंट हो तो उसको बोलेंगे बेटा क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट। दूसरा होता है बेटा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गर्भावस्था के दौरान वह हाई बीपी जो गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद स्त्री में उसके लक्षण आए हों और यूरिन में लेकिन प्रोटीन की मात्रा ना हो, तो गेस्टेशनल नाम से ही क्लियर है बेटा कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद में जो हाई बीपी हो और यूरिन में प्रोटीन ना हो, ऐसे हाई बीपी को बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बेटा। थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जटिलता है हाइपरटेंसिव टेंशन की गर्भवती महिला में, जिसके ऊपर एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात बेटा, यह है प्री एक्लैम्पशिया। प्री एक्लैम्पशिया हाई बीपी की वह समस्या है गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री में कि यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें उच्च रक्तचाप तो होता ही होता है, हाई बीपी तो होता ही होता है, और यूरिन में प्रोटीन के साथ साथ उसमें स्वेलिंग, सूजन, उसके हेडेक, बहुत तेज सरदर्द होता है उसमें, और आंखों से ब्लर विजन यानी बहुत धुंधला दिखता है, उसकी विजन चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये प्री एक्लैम्पशिया के लक्षण होते हैं। प्री एक्लैम्पशिया वह गंभीर स्थिति है गर्भावस्था के दौरान बेटा जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडीज में हाई बीपी होता है, उसके यूरिन में प्रोटीन आता है और इसके साथ साथ उसमें स्वेलिंग, हेडेक और विजन चेंज होता है इसके अंदर। जो चौथा है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो है बेटा एक्लैम्पशिया। एक्लैम्पशिया, प्री एक्लैम्पशिया की जटिल स्थिति को एक्लैम्पशिया बोलते हैं। तो एक्लैम्पशिया में क्या होता है? प्री एक्लैम्पशिया का ये गंभीर रूप है जिसके अंदर जो प्री एक्लैम्पशिया में जो जटिलताएं थी उसके साथ साथ जो गर्भवती स्त्री है उसमें फिट्स, सीजर्स जिनको दौरे बोलते हैं, उनका आना, यह एक मेडिकल इमरजेंसी है बेटा। अगर गर्भवती स्त्री में ये सब लक्षण हो कि उसमें हाई बीपी है, यूरिन में उसकी प्रोटीन आ रहा है, स्वेलिंग है, हेडेक है, और अगर उसकी जो धुंधला उसको आंखों से दिखाई दे, उसके साथ साथ अगर उसमें फिट्स, सीजर्स या यूं कहें कि दौरे पड़ते हैं, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। गर्भवती स्त्री को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं ट्रीटमेंट के लिए। जो पांचवी हाइपरटेंसिव कंडीशन है, जटिलता है गर्भवती स्त्री की गर्भावस्था के दौरान, वो है बेटा क्रॉनिक हाइपरटेंशन विथ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लैम्पशिया। इसमें महिलाओं जो होती है प्रेगनेंसी से पहले से हाई बीपी होता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन मैंने यही पढ़ाया था कि वह गर्भवती स्त्रियां जिनमें उच्च रक्तचाप की शिकायत गर्भावस्था के दौरान नहीं बल्कि पहले से उनमें वो व्याप्त है वो प्रॉब्लम, तो वह गर्भवती स्त्री जो प्रेगनेंसी पहले से हाई बीपी है, जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन में किसी नए प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, उनको बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लैम्पशिया। और ये पढ़े अपने हाई बीपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वह एबनॉर्मलिटीज जो उच्च रक्तचाप से रिलेटेड है गर्भवती स्त्री में गर्भावस्था के दौरान। और इस हाई बीपी से क्या क्या हो सकता है? इस हाई बीपी से बच्चे तक ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बच्चे का विकास रुक जाता है, बच्चों समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, माँ में ऑर्गन्स डैमेज भी हो सकता है, उसके अंगों में का नुकसान भी हो सकता है इसके अंदर, और एक्लैम्पशिया में फिट्स या दौरे पड़ने का खतरा रहता है हमेशा। ये पढ़ा अपन ने कि हाई बीपी के दौरान एक गर्भवती स्त्री में कौन कौन सी जटिलताएं आ सकती हैं। उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है बेटा कि एबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी होती है गर्भावस्था के दौरान, उसमें गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको जीडीएम भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो जीडीएम यानी गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, गर्भावधि मधुमेह जिसको बोलते हैं बेटा। गर्भावस्था के दौरान पहली बार डायबिटीज का पाया जाना, जब डायबिटीज मेलाइटिस पहली बार डिटेक्ट होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको बोलते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या साइड, अगर एक महिला गर्भवती महिला जीडीएम से अगर वो इफेक्ट है तो उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं बेटा? उसका बेबी है वो लार्ज हो सकता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसकी डिलीवरी में आ सकते हैं। छठा जो पॉइंट पढ़ेंगे, जो एबनॉर्मलिटी, जो जटिलताएं हैं गर्भावस्था के दौरान, वो है प्लेजेंटा प्रीविया। जब प्लेजेंटा यूट्रस के निचले हिस्से में लगकर सर्विक्स को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कवर कर दे, वैसी स्थिति को बोलते हैं बेटा प्लेजेंटा प्रीविया। अपरा अग्र स्थिति, आगे की तरह स्थापित होना, यानी जब प्लेजेंटा यूट्रस के निचले हिस्से को में लगकर सर्विक्स को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर उसको कवर कर लेता है, उसको ढक लेता है, तो प्लेजेंटा प्रीविया बोलते हैं बेटा।
इसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? गर्भवती महिला में अगर प्लेजेंटा प्रीविया का कॉम्प्लिकेशन है, जटिलता है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? उसमें पेनलेस ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी के जो लास्ट वीक्स होते हैं उनके अंदर पेनलेस ब्लीडिंग हो सकती है बेटा। सातवीं जो बहुत इंपॉर्टेंट जटिलता अपन पढ़ेंगे एक गर्भवती महिला में गर्भावस्था के दौरान, वो है अब्रप्शियो प्लेजेंटा का सबसे पहले अलग हो जाना, यानी प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेजेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। गर्भाशय की दीवार से प्लेजेंटा का समय से पूर्व ही अलग होना, उसको बोलते हैं अब्रप्शियो प्लेजेंटी। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर कोई महिला इस जटिलता से गुजर रही हो तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बेटा? उसमें पेनफुल ब्लीडिंग होती है। अभी जो अपन ने पढ़ा था उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, इसमें जो ब्लीडिंग होगी वो पेन के साथ होगी महिला में, और सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में बहुत ही सीवियर, बहुत ही गंभीर दर्द होगा। अगला जो जटिलता है वो है बेटा मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी बहुगर्भावस्था जिसको बोलते हैं। बहुगर्भावस्था मल्टीपल प्रेगनेंसी ये बोलते हैं जब गर्भ में गर्भवती स्त्री के गर्भ में एक से अधिक भ्रूण मौजूद हो, तो उस स्थिति को बोलते हैं बेटा मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो बच्चे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी ट्विंस और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी को बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी 2 से अधिक बच्चों की संख्या गर्भ के अंदर गर्भवती स्त्री के, उसको बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये एक जटिलता है गर्भावस्था के दौरान। अगली जो जटिलता है वो है बेटा पॉलीहाइड्रोमनियोस, अधिक एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से अधिक होना, पॉलीहाइड्रोमनियोस बोलते हैं बेटा इसको। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से अधिक होना, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अधिक है उसके क्या कारण हो सकते हैं? डायबिटीज हो सकती है उसको, फीटल एबनॉर्मलिटीज के कारण भी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो सकती है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जिसको AFI बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करो, AFI यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसकी मात्रा जो नॉर्मल रेंज होती है वो 5 to 25 सेंटीमीटर होती है, जो सोनोग्राफी मशीन के द्वारा इसमें नापी जाती है इसको। तो अगर AFI की मात्रा 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे, वो पेशेंट क्या कहलाएगी? पॉलीहाइड्रोमनियोस की मरीज होगी गर्भवती स्त्री। जो 10वीं जटिलता है गर्भवती स्त्री के अंदर वह है ओलिगोहाइड्रोमनियोस, लेस एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक द्रव की मात्रा सामान्य से कम होना, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से कम होना बोलता है ओलिगोहाइड्रोमनियोस। और क्या रिस्क होते हैं इसके अंदर? अगर ओलिगोहाइड्रोमनियोस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा गर्भवती स्त्री में कम होगी तो क्या हो सकता है बेटा? IUGR, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिए। IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड का कंप्रेशन हो सकता है इस ओलिगोहाइड्रोमनियोस की वजह से। 11वां जो पॉइंट पढ़ेंगे गर्भवती स्त्री के अंदर जो जटिलता आ सकती है गर्भावस्था के दौरान, वो है IUGR, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा गर्भवती स्त्री में कम होगी तो उसको क्या रिस्क हो सकता है बेटा? IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, गर्भ में वृद्धि रुकना। गर्भ के अंदर जो गर्भस्थ शिशु है उसकी वृद्धि इस वजह से रुक सकती है। फीटस की बढ़त, उसकी ग्रोथ गर्भकाल के अनुसार नहीं होती। गेस्टेशनल जो पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग अगर फीटस की ग्रोथ कम होती है नॉर्मल से तो उसको बोलते हैं IUGR, कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है उसकी ग्रोथ, उसको बोलेंगे बेटा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद में जो 12वां एबनॉर्मलिटी है वो है प्रीटर्म लेबर, यानी अकाल प्रसव होना। प्रीटर्म लेबर, जैसे इसके नाम से ही है कि प्रीटर्म लेबर, यानी गर्भावस्था के 37 वीक से पहले प्रसव हो जाना, उसको बोलते हैं बेटा प्रीटर्म लेबर बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगली जो कॉम्प्लिकेशन है गर्भावस्था की, जो जटिलता है, जो 13वां पॉइंट अपन पढ़ेंगे वो है पोस्टर्म प्रेगनेंसी, अति गर्भावस्था। प्रीटर्म में 37 वीक से पहले डिलीवरी का होना, पोस्टर्म में कि जब प्रेगनेंसी 42 वीक से भी अधिक आगे बढ़ जाए, जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो अगर 42 वीक्स 42 सप्ताह से अधिक हो जाए तो उसको बोलेंगे पोस्टर्म प्रेगनेंसी कंटिन्यूस बियॉन्ड 42 वीक्स। जो लास्ट जटिलता है वो है बेटा RH इनकम्पैटिबिलिटी, जब माँ का RH नेगेटिव हो और भ्रूण का RH पॉजिटिव तो बच्चे में रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, उसको हिमोलाइटिक डिजीज हो सकता है। और
प्रेगनेंसी के अंदर उसमें जटिलता हो सकती है, बच्चे की इवन इसमें डेथ भी हो सकती है। ये माँ और दोनों के लिए ही जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है वह नुकसानदायक है। तो उपरोक्त जो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, ये सारी जटिलताएं जो एक गर्भवती स्त्री में गर्भावस्था के दौरान हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट आगे के टॉपिक्स के लिए आज जुड़े रहे हमारी क्लासेस से। हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें बेटा, इन टॉपिक्स को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच बच्चों, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।